Hello dear students, good morning. Today we will start the plus 2 economic class. Before discussing the chapter, firstly total मैं आपको बता दूं कि there are 25 chapters in economics and your economics is divided into two parts, microeconomics and macroeconomics. So today we will study about microeconomics. ठीक है, next फिर आपको macroeconomics के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स. ओके, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स. बेसिकली हम आज करेंगे इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन. व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट इज मीन बाय इकोनॉमिक्स. ओके, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, मीन्स की कंट्री में ह्यूमन सिविलाइजेशन के सेटअप होने से, ठीक है, ह्यूमन सिविलाइजेशन की बिगिनिंग पे तो क्या है, ह्यूमन हैज डिपेंड ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ लाइवलीहुड. लाइवलीहुड मीन्स कि वो अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज पे डिपेंड होता था. ठीक है, और अर्लियर जो मैन है, पुराने टाइम में, अगर एंशियंट टाइम की हम बात करें तो ह्यूमन है जो वो बेसिकली किस पे डिपेंड होता था, वो क्या करता था, हंटिंग. ठीक है, ह्यूमन अर्ली मैन वाज डिपेंड अपॉन हंटिंग. ठीक है, हंटिंग मीन्स शिकार वगैरह करना, क्योंकि जो एंशियंट टाइम में जो ह्यूमन है वो बेसिकली फॉरेस्ट में रहते थे, तो इसीलिए उनका मेन जो वर्क था वो क्या था, हंटिंग करना, शिकार वगैरह करना. ठीक है, बट नाउ डेज, ठीक है, अब के टाइम में जो ह्यूमन है उसके जो मेन लाइवलीहुड, ठीक है, ह्यूमन डिपेंड अपॉन एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, एग्रीकल्चर. तो ये सोर्सेज उसके मेन है फॉर लाइवलीहुड. लाइवलीहुड मीन्स कि ह्यूमन अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, अपनी लाइफ को जीने के लिए फर्स्टली वो पहले हंटिंग पे डिपेंड होते थे. ठीक है, देन उसके बाद जैसे जैसे टाइम पास हुआ वो क्या है, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर मेन सोर्स होता था इनकम का, तो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होना स्टार्ट कर दिया उन्होंने. ठीक है, फिर नेक्स्ट आफ्टर द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम पैसेज होता गया, स्पेंड होता गया, उसके बाद क्या है, आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के स्टार्ट होने से क्या है कि कंट्रीज में बहुत सारी न्यू टेक्निक्स आई, न्यू इंडस्ट्रीज ओपन हुई. ठीक है, अब देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो कब स्टार्ट हुआ था, 18th सेंचुरी में. ठीक है, 18th सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो स्टार्ट हुआ था. इंडस्ट्रियल मीन इंडस्ट्रीज जहाँ पे हम कोई भी प्रोडक्ट वगैरह तैयार करते हैं. रेवोल्यूशन मीन्स चेंज आना, बहुत बड़ा चेंजेस आना. ठीक है, लाइक जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन में, हमने ग्रीन रेवोल्यूशन का टॉपिक 10th क्लास में +1 में किया था. ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या होता है कि हरी क्रांति की एग्रीकल्चर एरिया में जो वीट की प्रोडक्शन में अचानक से वो चेंजेस आ गए थे. मीन्स जो वीट की प्रोडक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुई थी, प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज हुई थी वीट की, तो इसीलिए उसे ग्रीन रेवोल्यूशन का नेम दिया था. ठीक है, तो वैसे ही क्या है कि जैसे जैसे टाइम पास हुआ, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई 18th सेंचुरी में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मीन्स कि इंडस्ट्रीज में पहले लोग क्या करते थे, हैंडीक्राफ्ट वर्क करते थे. इतनी उनके पास अच्छी मशीनरी भी नहीं होती थी, न्यू टेक्नोलॉजी की मशीन नहीं होती थी, तो इसलिए जो भी हम गुड्स की प्रोडक्शन करते थे, मीन्स जो भी वीट, राइस या क्लोथ्स वगैरह, जो भी उसकी शुगर केन से शुगर हमने अगर तैयार करनी है, या फिर क्लोथ्स वगैरह, जूट के क्लोथ्स, कुछ भी कपड़े वगैरह तैयार करने होते थे, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, बिकॉज उस टाइम पे मशीनरी बेस्ट टाइप की नहीं थी. ठीक है, बट आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 18th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मीन्स इंडस्ट्रीज में बहुत चेंजेस आए. ठीक है, और ये जो रेवोल्यूशन है वो 18th सेंचुरी में हुई, और कब कब कहाँ हुई, सबसे पहले ब्रिटेन में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी. ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे वो क्या, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो क्या है, पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गई थी, पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी थी. मीन्स कि पूरे वर्ल्ड में न्यू न्यू टेक्निक्स यूज होने लगी थी. क्लियर है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मीन्स इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा चेंजेस आना, न्यू टेक्निक्स यूज होने लगी थी. ठीक है, तो इसीलिए जो क्या है, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज भी अराइज हो गई थी. ओके, अब देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या है, टुडे आज के टाइम में अगर हम देखें तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई है कंट्रीज में, वर्ल्ड में पूरे. ठीक है, कमर्शियल एक्टिविटीज लाइक बिजनेस, बैंकिंग, हर एक पर्सन के अपने खुद के प्रोफेशंस होते हैं. ठीक है, वो सब कमर्शियल एक्टिविटीज में इंक्लूड होता है. ठीक है, ट्रेड है वो भी क्या है, डेवलप हुआ. ठीक है, अब देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जब न्यू टेक्निक आई तो उसकी वजह से क्या है, ट्रेड इंक्रीज हुआ. ठीक है,
कमर्शियल एक्टिविटीज़ इंक्रीज हुई, बिजनेस प्रोफेशंस, बैंकिंग वगैरह, ठीक है। और साथ में क्या है, न्यू न्यू इंडस्ट्रीज भी इस्टेब्लिश हुई, ठीक है। अगर न्यू इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होंगी तो इससे क्या है, लोगों के पास क्या है, अपनी लाइवलीहुड मतलब अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए उनके पास इनकम भी जनरेट हुई, ठीक है, इनकम जनरेट हुई और साथ में उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिली, ठीक है। तो मीन्स कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या है, जो लोगों की इनकम एंड उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। क्लियर है। अगर इंडस्ट्रीज ही नहीं होगी तो लोगों को जॉब्स नहीं प्रोवाइड होगी, और उनके पास जॉब नहीं होगी तो वो इनकम भी जनरेट नहीं हो पाएगी एंड वो अपनी लाइफ को सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। क्लियर है, ठीक है। टाइम के पासेज होने से टाइम के साथ साथ ही क्या है, जो इंडस्ट्रीज वगैरह ओपन हुई थी, ठीक है, और सोर्स ऑफ इनकम क्या है, लोगों का इंक्रीज हो गया था, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है, जो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई। इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ आपको पता ही है, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, लोग जो भी काम करते हैं वो सारी इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। सिमिलरली इन इकोनॉमिक्स, लिटरेचर ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरीज एंड लॉज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज हैव एनरिच मतलब कि वो भी पॉपुलर हुए, ठीक है, डेवलप हुए, ठीक है। वो कैसे डेवलप हुए, देखो कि जब कंट्री में इंडस्ट्रीज आ गई, ठीक है, लोगों के पास जॉब्स थी, उनके पास इनकम का सोर्स आ गया, ठीक है, तो इससे क्या है कि कंट्री में जो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई, तो जो इकोनॉमिक्स थे, जो थ्योरीज वगैरह लिखते हैं इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उससे रिलेटेड जो भी बुक्स अपनी लिखते हैं, राइट करते हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या है, कुछ ऐसे इकोनॉमिक्स थ्योरीज, ऐसे लॉज इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज से रिलेटेड उन्होंने लिखे जो कि क्या है, इकोनॉमिक्स के नेम से फेमस हुए, ठीक है। इकोनॉमिक्स कब बना था कि जब हमारी कंट्री में इकोनॉमिक्स एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, और जो इकोनॉमिक्स थे, जो इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा जिनका अपना ज़्यादा फोकस रखते थे, तो उन्होंने क्या है, जो भी कंट्री में प्रैक्टिकली एक्टिविटीज़ हो रही थी, लोग जो भी कंजप्शन, प्रोडक्शन, डिमांड, सप्लाई कुछ भी करते थे, तो उससे रिलेटेड उन्होंने क्या है, थ्योरीज लिखी। लाइक जैसे कीन्स ने लिखी थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसमें उन्होंने एम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस किया है। एम्प्लॉयमेंट मीन्स लोगों के पास जॉब्स के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। और साथ में जैसे लॉज हो गए, लॉ ऑफ डिमांड, ये आपने +1 की बुक में नहीं थे, ये +2 में सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये सारे टॉपिक करेंगे, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ वेरिएबल पोर्शन, ठीक है। तो इसमें भी लॉ ऑफ डिमांड सप्लाई में भी बताया है कि इकोनॉमिक्स में कैसे जो प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं, उनकी सप्लाई होती है, ठीक है, या फिर डिमांड, प्राइस इंक्रीज होने से लोगों की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उससे रिलेटेड ये सब कुछ उन्होंने किस बेस्ड लिखा था, इकोनॉमिक्स ने, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। अगर कंट्री में एक्टिविटीज ही नहीं होती तो फिर वो लॉज वगैरह सेटअप नहीं कर पाते अच्छे से, ठीक है। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स ने इकोनॉमिक्स एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ लॉज, थ्योरीज हैं वो रोट किए, और वो किस नेम से पॉपुलर हुए, इकोनॉमिक्स, ठीक है, एंड दे हैव पॉपुलर बाय द नेम ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लियर है। अब देखो जो इकोनॉमिक्स है वो फर्स्टली हमें जो एंशियंट टाइम्स की बुक्स हैं उसमें वर्ड्स देखने को मिलता ही है, इकोनॉमिक्स वर्ड, ठीक है। तो देखो जो इकोनॉमिक वर्ड है इन संस्कृत वर्ड्स, देखो संस्कृत वर्ड्स में संस्कृत पोइम में एंशियंट टाइम की बात करें तो उस टाइम में संस्कृत वर्ष में, संस्कृत की पोइम में जो एक वर्ड यूज किया गया था, वर्ता वर्ड यूज किया गया था। इसका मीनिंग क्या है, दिस वर्ड यूज्ड फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो हम डेली रूटीन में इकोनॉमिक्स, हमारे फादर्स वगैरह जो भी एक्टिविटीज करते हैं डेली रूटीन में, ठीक है। तो संस्कृत में पहले जो वर्ता वर्ड यूज किया गया था, ठीक है, और वर्ता वर्ड का किस लिए यूज किया गया था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। सम अदर जो पर्सन थे लाइक जैसे कि बृहस्पति, शुक्रा, इन्होंने भी क्या है, इकोनॉमिक्स में जो वर्ता वर्ड है वो किसके लिए यूज किया था, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज के लिए। इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज लाइक मिल्क की प्रोडक्शन करनी है तो वो भी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी में इंक्लूड होगा, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, ठीक है, तो ये सब कुछ इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज में इंक्लूड था। और जो वर्ता वर्ड है एंशिएंट टाइम में वो किसके लिए यूज किया गया था, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज, ठीक है। और ऐसे ही क्या है, लाइक जैसे महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी,
पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, तो इन्होंने भी क्या है, दे गिव व्यूज अबाउट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इन्होंने भी अपने बहुत सारे व्यूज दिए हैं। क्लियर है? नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अभी तो मैं आपको थोड़ा बेसिकली बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हम चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, बट बाद में इसकी जो इकोनॉमिक्स की मेन जो डेफिनेशन है उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी आफ्टर डेफिनेशंस ऑफ। अब देखो जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस है, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स ने उनकी डेफिनेशंस दी थी, जो हमने +1 क्लास में भी की है, लाइक जैसे एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन, पीगू, सैमुअल्सन। ओके, डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो देखो जो इकोनॉमिक्स, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का जो फादर है मेन, वो किसको बोला जाता है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, क्योंकि उन्होंने फर्स्टली इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस दी थी। एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इन 1776 इन्होंने एक बुक रोट की थी इन 1776, जिसका नेम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काइंड ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये बुक उन्होंने क्या है, लिखी थी, रोट की थी एडम स्मिथ ने, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काइंड ऑफ वेल्थ ऑफ नेचर। ठीक है, उसमें उन्होंने मेनली किस पे फोकस किया था? वेल्थ पे। अब हम देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो 5 टाइप की आपकी डेफिनेशन थी +1 क्लास में, स्कार्सिटी फर्स्ट डेफिनेशन थी वेल्थ डेफिनेशन, ठीक है। सेकंड थी वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर डेफिनेशन जो अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी, ठीक है। थर्ड डेफिनेशन थी स्कार्सिटी डेफिनेशन। फोर्थ आपकी डेफिनेशन थी डेवलपमेंट बेस्ड डेफिनेशन, एंड जो लास्ट 5th डेफिनेशन थी वो थी वांटलेस डेफिनेशन। तो फर्स्ट जो डेफिनेशन थी वो थी wealth definition, and this definition give एडम स्मिथ। ओके, एडम स्मिथ ने ये डेफिनेशन दी थी और उन्होंने मेनली किस चीज पे फोकस किया था? वेल्थ पे, ठीक है, कि ह्यूमन के की जो हमारी कंट्री है उसमें वेल्थ का होना कंपल्सरी है। उन्होंने क्या बोला था? इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ। क्योंकि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, बिकॉज इकोनॉमिक्स में जो भी एक्टिविटीज वगैरह होती है तो उसके लिए वेल्थ का होना कंपलसरी है, ठीक है। ह्यूमन को अपनी लाइफ भी सर्वाइव करने के लिए वेल्थ का होना उसके पास जरूरी है। अगर उसके पास वेल्थ ही नहीं होगी तो वो अपनी लाइफ को सर्वाइव नहीं कर सकेगा और हमारी जो कंट्री है उसकी डेवलपमेंट भी नहीं हो सकती। तो इसलिए जो एडम स्मिथ था उन्होंने बोला था इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, मीन्स कि उसने बोला था कि उन कमोडिटीज, वो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज हमें करनी चाहिए जो कि इनकम जनरेट करती है, ओके, जिससे इनकम क्रिएट होती है ह्यूमन के पास। क्लियर है? नेक्स्ट डेफिनेशन जो दी थी वो थी वेलफेयर डेफिनेशन, वेलफेयर सेंटर डेफिनेशन। उन्होंने क्या बोला था? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। अब देखो जो सेकंड डेफिनेशन है वो किसने दी थी? वेलफेयर सेंटर डेफिनेशन, दिस डेफिनेशन गिवन बाय मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल ने ये डेफिनेशन दी थी, ठीक है। एंड उन्होंने क्या कहा? इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, कि इकोनॉमिक्स है जो किसके ऊपर स्टडी करता है? इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर मीन्स कि जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है, ठीक है, वो क्या है? इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है, बेस्ट उनका लिविंग स्टैंडर्ड होना चाहिए। मीन्स इकोनॉमिक वेलफेयर कैसे हो सकती है? अगर ह्यूमन की वेलफेयर होगी, ह्यूमन को अगर जो भी उसके पास जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, फूड, क्लोथ वगैरह, अगर उसको वो सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है बेटर वे में, ठीक है, तो इससे क्या है? ह्यूमन की वेलफेयर होगी, ठीक है, उसका जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ह्यूमन की वेलफेयर होने से जो इकोनॉमिक्स, मतलब जो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक है उसकी फिर जो वेलफेयर है वो अपने आप हो जाएगी, क्योंकि जो इकोनॉमिक वेलफेयर है वो मेनली डिपेंड अपॉन ह्यूमन वेलफेयर। क्लियर है? सेकंड डेफिनेशन। थर्ड डेफिनेशन है
स्कार्सिटी डेफिनेशन। ये जो डेफिनेशन है वो किसने दी थी? रोबिन ने। दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय रोबिन। रोबिन ने दी थी स्कार्सिटी डेफिनेशन। उन्होंने क्या बोला था? इकोनॉमिक्स इज ए साइंस विच शो द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, इंडिविजुअल्स मीन्स ह्यूमन के बिहेवियर को शो करता है। ठीक है, एज ए रिलेशन बिटवीन दी अनलिमिटेड वॉन्ट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ चॉइस। ठीक है, मीन्स कि रोबिन का क्या कहना था कि जो इकोनॉमिक्स है वो एक ऐसी साइंस है जिसमें ह्यूमन की जो वॉन्ट्स हैं वो अनलिमिटेड होती है। वॉन्ट्स मतलब हम हमारी जो भी डिज़ायर्स होती है वो अनलिमिटेड है, हमें पता है। अगर हमारी एक डिज़ायर कंप्लीट होती है, ठीक है, हम नेक्स्ट डिज़ायर अपने सामने रख देते हैं, वो कंप्लीट होती है तो वो नेक्स्ट डिज़ायर को जनरेट करती है। ठीक है, तो ह्यूमन की जो वॉन्ट्स हैं वो अनलिमिटेड होती है। और जो हमारे पास रिसोर्सेज है, लाइक नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें नेचर से प्रोवाइड होते हैं, ठीक है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ठीक है, और जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, ह्यूमन खुद एक रिसोर्स है। एंड लास्ट जो कैपिटल रिसोर्सेज है, लाइक मशीनरी या इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, तो ये सब हमारे पास क्या है? लिमिटेड होते हैं। बट जो ह्यूमन की वॉन्ट्स हैं वो अनलिमिटेड होती है। तो रोबिन ने बोला है कि जो ह्यूमन की अनलिमिटेड वॉन्ट्स से हम जो लिमिटेड रिसोर्सेज का कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर स्टडी करता है। क्लियर है कि अनलिमिटेड वॉन्ट्स, ह्यूमन की जो वॉन्ट्स हैं वो अनलिमिटेड होती है, और अनलिमिटेड वॉन्ट्स के वजह से जो ह्यूमन जो हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं तो उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके बीच रिलेशन कैसे शो कर सकते हैं। मीन्स हमारी बॉन्ड्स भी कंप्लीट हो जाए और रिसोर्सेज का भी यूज़ बेटर वे में हो, लिमिटेड वे में हो, तो उसके ऊपर स्टडी करती है इकोनॉमिक्स। ये थी रोबिन की डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है डेवलपमेंट डेफिनेशन। वेल, डेवलपमेंट डेफिनेशन गिवन बाय सैम्यूल्सन। सैम्यूल्सन ने डेवलपमेंट डेफिनेशन दी थी। डेवलपमेंट मीन्स की जो डायनामिक एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ की, जो कंट्री में इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ करते हैं, कोई भी एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में, एनिमल हस्बेंड्री, कुछ भी, ठीक है, तो उसमें की जो डेवलपमेंट है वो डायनामिक वे में होना चाहिए। डायनामिक मीन्स कॉन्टीन्यूसली। ठीक है, एक होता है स्टैटिक, होता है डायनामिक। स्टैटिक मीन्स जब वो स्टॉप हो जाती है इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो डायनामिक होनी चाहिए। मीन्स कंट्री में जो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ हैं वो रेगुलर होनी चाहिए। अगर इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज स्टॉप हो जाएगी तो जो डेवलपमेंट है कंट्री की वो भी स्टॉप हो जाएगी। नेक्स्ट डेफिनेशन, वॉन्टलेस डेफिनेशन। वॉन्टलेस डेफिनेशन गिवन बाय जेके मेहता। जेके मेहता ने वॉन्टलेस डेफिनेशन दी थी। मीन्स की जो ह्यूमंस की जो ह्यूमन की वॉन्ट्स हैं वो अनलिमिटेड होती है, बट रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड होते हैं। तो ह्यूमन की अनलिमिटेड वॉन्ट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से कंप्लीट कैसे करना है, तो उसके लिए उन्होंने क्या है, मेन वॉन्टलेस डेफिनेशन दी थी जेके मेहता ने। उन्होंने क्या बोला था कि जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, तो इसीलिए ह्यूमंस को अपनी वॉन्ट्स को क्या है, डिक्रीज कर देना चाहिए। डिक्रीज मतलब कम कर देना चाहिए। ह्यूमन को सिर्फ उन वॉन्ट्स की, डिज़ायर्स की डिमांड करनी चाहिए जो उनके लिए बेसिक होती है। लाइक हमें बेसिकली क्या चाहिए होता है लाइफ सर्वाइव करने के लिए? फूड, क्लोथ्स, शेल्टर, मतलब हमारे पास हाउस वगैरह होना चाहिए। तो ह्यूमन को इनकी मेनली क्या है, डिमांड करनी चाहिए। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स होती है। तो इसीलिए अगर उसकी 5 रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें वॉन्ट्स हैं, डिज़ायर्स हैं ह्यूमन की, तो उसमें से बेसिक जो उसकी डिज़ायर्स 3 है, फूड, शेल्टर, ठीक है, और क्लोथ्स, तो अगर वो कंप्लीट हो जाए तो बाकी 2 डिज़ायर्स से अगर उसकी लाइफ पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े तो उसको वो 2 डिज़ायर्स क्या है, अपनी डिक्रीज कर देनी चाहिए। मीन्स कि ह्यूमन को अपनी जो वॉन्ट्स हैं उसको डिक्रीज कर देना चाहिए। वॉन्टलेसनेस डेफिनेशन में उन्होंने यही एक्सप्लेन किया है, ह्यूमन की वॉन्ट्स है उसको डिक्रीज करना। ठीक है, क्योंकि अगर ह्यूमन की वॉन्ट्स, वन वॉन्ट उसकी कंप्लीट होते हैं, डिज़ायर कंप्लीट होते हैं, वो नेक्स्ट डिज़ायर करेगा, ठीक है, जनरेट होगी, और इससे क्या है, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, बिकॉज रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं।
ठीक है, तो वो ख़त्म भी हो सकते हैं। तो इसलिए जो बोर्ड्स हैं वो लिमिटेड कर देनी चाहिए हमें, ठीक है, जिसकी हमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, सिर्फ हमें उनकी ही डिमांड करनी चाहिए। क्लियर है? तो ये 5 टाइप्स की जो डेफिनेशंस थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है, नोट कर लो आप ये। अब देखो, अकॉर्डिंग क्लियर डेफिनेशंस नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू काउट्सोयानिस एक इकोनॉमिक्स है, तो उन्होंने क्या बोला था कि इकोनॉमिक्स थ्योरीज मेनली एम टू कंस्ट्रक्ट द मॉडल्स, ठीक है, विच शो द इंडिविजुअल बिहेवियर, ठीक है, विच शो द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स लाइक कंज्यूमर, फर्म, प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड देयर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, विच हेल्प टू क्रिएट ए रीजन कंट्री इकोनॉमिक वे ऑफ रीजन कंट्री एक्सेट्रा। देखो, जो काउट्सोयानिस एक इकोनॉमिक्स है, उन्होंने क्या बोला था कि इकोनॉमिक्स में जो भी थ्योरीज वगैरह या लॉज वगैरह जो भी सेटअप लिखे जाते हैं, तो उनका मेनली बेसिकली उनका मेन जो पर्पस है वो क्या होता है कि एक ऐसा मॉडल क्रिएट करना जिसके थ्रू हम क्या है कि इंडिविजुअल्स के बिहेवियर के शो कर सकें, ठीक है, कि एक इंडिविजुअल पर्सन का एज ए कंज्यूमर, एज ए प्रोड्यूसर, ठीक है, वो इकोनॉमिक्स में क्या रोल प्ले कर रहा है एज ए कंज्यूमर में, ठीक है, कंज्यूमर के अकॉर्डिंग देखें तो वो कैसे जो गुड्स हैं उनको परचेज करता है, कंज्यूम करता है, एज ए प्रोड्यूसर मीन्स वो प्रोडक्ट को कैसे प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो उस चीज़ को शो करने के लिए क्या है, जो भी लॉज हैं या थ्योरीज हैं वो सेटअप लिखे जाते हैं, लिखे जाते हैं, ठीक है, क्यों लिखे जाते हैं, ताकि ह्यूमंस के बिहेवियर के बारे में हमें पता चले, ठीक है, और इसकी इंस्ट्रक्शन पता चले, जिससे क्या है कि जो कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें चेंजेस हो जाए, ठीक है, क्योंकि देखो अगर जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ करता है, ठीक है, अगर इकोनॉमिस्ट उन जो भी एक्टिविटीज़ ह्यूमन करते हैं उन पे बेस्ड कोई लॉ वगैरह नहीं बनाएगा, ठीक है, या फिर कोई थ्योरीज नहीं लिखेगा, तो हमें पता नहीं चलेगा ना कंट्री में कि हमारी कंट्रीज़ में कितने पर्सन्स हैं जो एम्प्लॉयमेंट है या कितनी पॉवर्टी है, ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में जो क्या है इंस्ट्रक्शन लेने के लिए लॉज वगैरह हैं या फिर थ्योरीज हैं वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, ठीक है, रोट किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, ताकि कंट्री को उसी वे में अगर पॉवर्टी या एम्प्लॉयमेंट है कंट्री में तो उसको क्या है सोल्व कर सके। क्लियर है? अब देखो, इकोनॉमिक्स की अगर डेफिनेशन देखें सिंपल वे में, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस which describe the economic behavior of individual unit like consumer, in the process of consumer, firm, producer, in the process of consumption, production of goods and services। सिंपल वे में what is the definition of economics? What is economics? Economics is a science which describe the economic behavior of individual मतलब एक सिंगल पर्सन है, इंडिविजुअल पर्सन है, लाइक हम तो उनकी लाइक जैसे कंज्यूमर हो गया, फर्म हो गई, कोई भी प्रोड्यूसर हो गया जो भी गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूमर जो कंज्यूम करते हैं गुड्स को परचेज करते हैं, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जिसमें क्या जो इंडिविजुअल यूनिट्स के बिहेवियर को शो करती है, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन मीन्स जो कंज्यूमर है, लाइक अगर कंज्यूमर है तो वो मार्केट में कैसे गुड्स को कंज्यूम करता है, ठीक है, वो अपनी डिमांड को किस टाइप से कर रहा है,
ठीक है, गुड्स कंज्यूम करने के लिए, उसको उस इकोनॉमिक बिहेवियर को शो करती है। या फिर कोई प्रोड्यूसर है तो वो मार्केट में कैसे जो प्रोडक्ट मतलब इंडस्ट्रीज में फर्म में वो किस टाइप के प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं, ठीक है, वो मार्केट में उन प्रोडक्ट्स को कैसे सेल कर रहे हैं, तो उस बिहेवियर के बारे में शो करता है। ठीक है, क्लियर है? व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज ए साइंस विच डिस्क्राइब द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट एज ए कंज्यूमर प्रोड्यूसर इन द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, मीन्स कि अगर मैं कंज्यूमर हूँ तो मैं मार्केट में कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए कैसा बिहेवियर शो करूँगी, कैसे उनकी मैं डिमांड्स करूँगी, तो उसको शो करती है इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स में मेनली हम पूरी सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी में जो भी इंडिविजुअल्स रहते हैं या ग्रुप ऑफ फैमिली है, ग्रुप ऑफ पर्सन है, तो उसके ऊपर स्टडी करते हैं। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है, कंक्लूड किया इन्होंने इकोनॉमिक्स को। टू कंक्लूड इकोनॉमिक्स इज, कंक्लूड मीन्स कि इकोनॉमिक्स के बारे में बेस सारा कुछ एक्सप्लेन करके, इंट्रो वगैरह जो उनकी डेफिनेशन उसके बारे में एक्सप्लेन करके लास्ट में उसको क्या है एक शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करता है। जो भी हमने डेफिनेशंस वगैरह रीड किए, जो भी हमने टॉपिक किया है, तो उसके बारे में सारा कंक्लूजन एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म में बता देना कंक्लूड। तो टू कंक्लूड इकोनॉमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है? एक सोशल साइंस की एक ब्रांच है, क्योंकि जो बिकॉज इन इकोनॉमिक्स वी स्टडी द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट एज ए कंज्यूमर प्रोड्यूसर फर्म इन द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है बिकॉज हम इसमें जो सोसाइटी है, फैमिली है, इंडिविजुअल ग्रुप है, उन सब के ऊपर स्टडी करते हैं। ठीक है, लाइक वो डिमांड कैसे कर रहे हैं, सप्लाई कैसे कर रहे हैं, कंट्री में प्रोडक्शन कैसे हो रही है, उस सब के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इट शो द रिलेशन हाउ टू सोल्व द सेकेंड इसका जो कंक्लूजन है मेन वो क्या है कि इट शो द रिलेशन बिटवीन अनलिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, और जो इकोनॉमिक्स है उसमें बेसिकली हमने क्या देखा कि ह्यूमन की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड होती है, तो अनलिमिटेड वांट्स है एंड जो रिसोर्सेज है वो हमारे पास लिमिटेड होते हैं। तो अनलिमिटेड वांट्स से जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उससे हम अनलिमिटेड वांट्स को कैसे कंप्लीट करते हैं, तो उसके ऊपर इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। ठीक है, और साथ में क्या है इसमें इंडिविजुअल यूनिट्स के बिहेवियर के ऊपर स्टडी किया जाता है और उन एक्टिविटीज़ के ऊपर मेनली फोकस करते हैं जो वेल्थ क्रिएट करती है। ठीक है, यही हमने रीड किया था, तो उसको हमने 3 पॉइंट्स में कंक्लूजन में एक्सप्लेन करते हैं। कंक्लूजन में हमेशा आपने जो भी आपने रीड किया है सारा टॉपिक पहले, ठीक है, उसको 2-3 लाइन्स में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसका पूरा निचोड़ क्या बना, उसका कंक्लूजन क्या बना, वो आपने नोट करना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। द नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो इकोनॉमिक्स का नेचर है, स्कोप है, उसको क्या है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट्स, डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट माइक्रो एंड सेकंड पार्ट मैक्रो। नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपकी जो इकोनॉमिक्स की +2 की बुक है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, माइक्रो एंड मैक्रो। जो फर्स्ट चैप्टर आपको मैं करवा रही हूँ वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। ठीक है, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी सिंगल पर्सन, सिंगल प्रोड्यूसर एंड रिलेटेड पर्सन। ठीक है, माइक्रो में हम क्या है ओनली सिंगल्स इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में बात करते हैं, सिंगल पर्सन के बारे में बात करते हैं, सिंगल प्रोड्यूसर या उससे रिलेटेड जो पर्सन होते हैं उनके बारे में क्या है बात करते हैं। ठीक है, बट जो मैक्रो होती है उसमें क्या है पूरी इलेबोरेट वे में हम क्या है एक्सप्लेनेशन शो करते हैं। ठीक है, स्टडी करते हैं मैक्रो में। ओके, लाइक जैसे कि इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी द इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम इन एन इलेबोरेट वे। ठीक है, एक
बहुत बड़े वे में, ठीक है, इलेबोरेट मतलब कि कम्प्लीटली एक एक टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, एक मतलब कि एक बहुत बड़े वे में क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो इकोनॉमिक्स की जो मेन प्रॉब्लम्स हैं एम्प्लॉयमेंट्स की, ठीक है, उसके ऊपर क्या है डिस्कस करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। क्लियर है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल यूनिट्स के ऊपर सिंगल पर्सन की स्टडी करते हैं, एंड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी विल स्टडी, माइक्रो में हम इंडिविजुअल यूनिट्स के ऊपर स्टडी करते हैं, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें क्या है टोटल इकोनॉमिक्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उन सब के ऊपर स्टडी करते हैं इलेबोरेट वे में। क्लियर है? तो फर्स्टली जो हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये जो वर्ड है, ठीक है, ये ग्रीक का वर्ड है, माइक्रो एंड मैक्रो दोनों क्या है ग्रीक वर्ड्स हैं, these Greek word, एंड ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये वर्ड है, ये फर्स्टली किसने यूज किया था? रैगनर फ्रिज। ठीक है, ये जो वर्ड है वो रैगनर फ्रिज ने यूज किया था, और कब किया था? 1933 को। रैगनर फ्रिज ने ये वर्ड क्या है फर्स्टली यूज किए थे, माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है, और उसने कब यूज किए थे? 1933 में, ठीक है, और जो ये माइक्रो एंड मैक्रो वर्ड्स है ये ग्रीक वर्ड में से लिए गए, दीज वर्ड्स आर डिराइव्ड इनटू ग्रीक वर्ड, ठीक है। देखो जैसे कि माइक्रो का ग्रीक वर्ड अगर मिक्रोस, एंड मैक्रोस, आप ये नोट करो। क्लियर है? देखो जो माइक्रो एंड मैक्रो, दिस वर्ड वाज फर्स्टली यूज्ड बाय रैगनर फ्रिज इन 1933, एंड दीज मैक्रो एंड माइक्रो वर्ड्स आर डिराइव इनटू ग्रीक वर्ड। मैक्रो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, मिक्रोस ग्रीक वर्ड से लिया गया था, एंड मैक्रोस ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ठीक है। देखो माइक्रो है, इसका मीनिंग क्या होता है? स्मॉल। the meaning of micro is small and the meaning of macro is large। मीन्स माइक्रो में हम जो भी इकोनॉमिक्स के ऊपर स्टडी करेंगे वो उसमें हम क्या है ओनली इंडिविजुअल यूनिट्स के ऊपर स्टडी करते हैं, लाइक अ कंज्यूमर, अ प्रोड्यूसर, अ फर्म, या उससे रिलेटेड जो भी पर्सन है उसके ऊपर स्टडी करते हैं स्मॉल वे में, छोटे वे में, ठीक है। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक्स की जो टोटली जो कम्प्लीटली प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर लार्ज वे में उनके ऊपर स्टडी करते हैं। क्लियर है? माइक्रो में स्मॉल वे पे हम स्टडी करते हैं, एंड मैक्रो में लार्ज वे पे स्टडी करते हैं। मैं आपको मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है अलग अलग वे में हम इसको दोनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा आपको इलेबोरेट वे में इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी कि व्हाट इज माइक्रो एंड व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो आज का जो टॉपिक है आपका क्लियर है। बाकी टॉपिक है जो नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये मैं आपको कल टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आपको ये टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करूंगी।